नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन सिटी न्यूज़। कई सारे आरोप लगाए गए थे जिला परिषद चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो जिला परिषद के हैं उन पर। उन्हीं सारे आरोपों पर हम बात करने आए हैं। आज जिला परिषद चेयरमैन मेरे साथ हैं पप्पू अजीम साहब, जो कि लगभग पंचायती राज जब से स्टार्ट हुआ तब से राज कर रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर रहकर इनकी वाइफ भी रही हैं और ये भी रहे हैं। इन पे आरोप लग रहा है कई सारे, जैसे मनरेगा को लेके भ्रष्टाचार या फिर मनमानी का आरोप लग रहा है कि जब सदन में हमारी बात उठाई जाती है तो उस बात पे अमल नहीं किया जाता है, पदाधिकारी नहीं सुनते हैं जिला परिषद सदस्य की बातें, चेयरमैन साहब मनमानी करते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम आए हैं इनसे बात करने के लिए और इनसे सारे सवाल जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी गई थी उन सारे बातों पर इनसे चर्चा करेंगे और इनका जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप 20 से 25 साल अध्यक्ष पद पे रहे, लगभग आपकी वाइफ रही हैं, शगुफ्ता मैडम रही हैं और आप भी रहे हैं। आप पे कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो भी जिला परिषद सदस्य हैं, कुछ लोग उसमें से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्ट ये आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, विकास नहीं हो पा रहा है उनके क्षेत्र में, 1.5 से 2 साल हो गए। तो क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है आपके पार्षदों के साथ? ये सब आरोप जो है ना, ये निराधार आरोप है। एक चीज़ जान लीजिए, सभी कामों का एक प्रक्रिया है, एक मापदंड है, उसके तहत काम क्रियान्वयन की जाती है। जो माननीय सदस्य अनुशंसा देते हैं उसके आलोक में नियम संगत कार्रवाई होती है। कुछ चीज़ें तकनीकी वजह से रुक जाती हैं। मान लीजिए माननीय सदस्य ने अनुशंसा दिया लेकिन पंचायत द्वारा उसको कर दिया गया जी, या पंचायत के प्लान में है, तो ये सब दुश्वारी होती है। दूसरा ये है कि अब अलग व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अनुशंसा दिया और उधर काम को क्रियान्वयन हो जाना है। अब प्लान बनती है साल में और प्लान के आलोक में उसी बुकलेट से आपको योजनाओं का क्रियान्वयन कराना है या अनुशंसा दे दी है माननीय मेंबरों को, तो ये लोग अनुशंसा देते हैं और इनके क्षेत्र में विकास जाती है। पूरी पारदर्शिता के साथ इनके काम को किया जाता है। इनके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी के क्षेत्र में कोई तकनीकी वजह से जो अनुशंसा दिए हैं वो काम नहीं हो सकता और किसी अन्य पार्षद के जगह में तकनीकी अड़चन नहीं आई तो उनके यहाँ काम हो गया। किसी के यहाँ तकनीकी अड़चनें रही तो फिर उसके बदले अन्य योजनाएं ली जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये कोई सौतेला व्यवहार की बात नहीं है जी। हमारा मानना है जो कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं वो जो आपसे कॉन्फ्रेंस किए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, उनसे डिबेट करवा लीजिए। उन माननीय सदस्य को, वो जो सदस्य थे वो डिबेट कर ले आमने सामने। अगर उनको उनकी बात सामने आ जाएगी और हमारी बात भी समझ में आ जाएगी, अब पीछे वो क्या बोलें हम क्या बोलें, या हो सकता है कि माननीय पार्षद जो इस तरह की बात सोचते हैं वो तकनीकी पहलू का अध्ययन अच्छे से नहीं किए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि हम निर्वाचन मेरा जो हुआ अध्यक्ष का, ये निर्विरोध प्रक्रिया के तहत हुआ जी। तो समानता विकास के लिए हमारी पहली सोच है, सबके क्षेत्रों में विकास पहुँचे, सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से डेवलपमेंट हो। लेकिन जो डेवलपमेंट होना है उसमें तकनीकी प्रक्रियाएं हैं और ये प्रक्रिया कोई अकेला कोई अध्यक्ष नहीं करता। इसकी हम अनुशंसा को प्रेषित करते हैं, उसका एस्टीमेट बनता है, फिर डीडीसी साहब हैं, उन तमाम प्रक्रिया के बाद जो है वर्क इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसमें तो तकनीकी वजह से किसी क्षेत्र में विलम्ब हो गया तो उसको ये बोलना कि विकास नहीं पहुँच रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। त्वरित गति से काम हम लोग करते हैं और तकनीकी बाधाओं को उनको समझना चाहिए। अगर किसी काम में कोई बाधा उत्पन्न हो गई, विलम्ब हो गया, तो उसका मात्र ये कारण है कि अगर उन्होंने जो प्लान का अनुशंसा किया लेकिन पंचायत ने उस काम को कर दी या पंचायत समिति के अनुशंसा पर वो काम हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि वो काम रुकेगा। जो ये एक ही स्कीम में तो दोबारा दूसरी अनुशंसा से सेम स्कीम नहीं होगी, तो फिर थोड़ा उसमें विलम्ब होता है। तो उसकी उस चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जो हमारे कुछ
मेंबर नहीं समझ पाते हैं। उनको समझना चाहिए और तकनीकी डिस्कशन कर लेना चाहिए। जो आदमी निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव जीता हो वो स्वतः व्यवहार क्यों करेगा। सर ये भी आरोप लगा वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब जिला परिषद का सदन होता है उसमें जो बातें रखी जाती है वो प्रोसीडिंग में नहीं आता है। क्या इसमें क्या कहाँ पर आपको दिक्कत लग रही है? क्या पदाधिकारी आपके बात नहीं सुन? देखिए ऐसा है ना कि जो हमारे हाउस में जिला परिषद के जो बातें आती हैं, माननीय सदस्य के द्वारा कई तकनीकी बातें आती हैं और कई लोगों की ऐसी बातें आती हैं जो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन सकता। आप विधानसभा के भी अंदर देखेंगे कि कई विषय पर जब चर्चा होती है तो सारी प्रोसीडिंग की पार्ट नहीं बनती है। ख़ास कर जिला परिषद हाउस आप देखेंगे कि जिला प्रशासन की भी बैठक होती है, लेकिन उसका एक अलग वातावरण में होता है, प्रोसीडिंग में बातें आती हैं। लेकिन जिला परिषद हाउस चूँकि मेंबरों से और ऑफिसरों का बड़ा टीम होता है उस बैठक में, तो ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा बातें आती हैं, जिससे प्रोसीडिंग की बातें ये कहना कि वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ चार लोग अपनी बात उठाते हैं तो कोई भी व्यक्ति आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, इसलिए पहले हमारा अनुरोध होगा कि जो आगे से बैठक हो मेंबर अपनी बात या जिनको भी रखनी है वो 1 बाय 1 रखें। निश्चित रूप से सभी बातें आएंगी, लेकिन सभी बातों का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप हर छोटी चीज़ों को प्रोसीडिंग का पार्ट बनाना चाहिएगा। तो जितनी बातें हाउस के अंदर आती हैं आप आ जाइए उस बैठक में, तो ये 1000 पेज में नहीं होगा प्रोसीडिंग, और ऐसा नहीं होता। प्रोसीडिंग में जो तकनीकी चीज़ें हैं या माननीय सदस्यों द्वारा जो महत्वपूर्ण और नियम संगत बातें आती हैं उनको एंट्री किया जाता है। हाँ, दूसरी पहलू आपने कहा कि अनुपालन, निश्चित रूप से अनुपालन का अभाव है। माननीय सदस्य जो कुछ सदस्य ने इस बात को उठाई है, मैंने तो बहुत पहले उठाई है, मैंने कई इस पर पत्राचार भी किया है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ स्वतंत्र पदाधिकारी नहीं है। हाल के दिनों में डीएम साहब भी रहे पदाधिकारी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी है लैंड रिलेटेड मामले को देखने का, उनका न्यायालय होता है, उसी में समय निकाल के वो काम करते थे। उसी तरह डीडीसी साहब हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, वो मूल पदस्थापन उनका अलग है। ये तो अपर मुख्य कार्य विकास आयुक्त से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उस हैसियत से उनका भी समय का अभाव रहता है। इसलिए अनुपालन में हम समझते हैं कि ये सब वजह भी होती है। जो जितना ठोस अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए और सारे पर होना चाहिए, उसका अभाव निश्चित रूप से है। मैंने तो पहले भी बोला है, लेकिन अनुपालन नहीं होता ऐसा नहीं है, अनुपालन होता है, लेकिन बहुत सारे अनुपालन नहीं हो पाते हैं और लंबी प्रक्रिया में चलती है या उसकी खानापूर्ति करने का प्रयास करते हैं। सभी अनुपालन डीडीसी साहब को खुद से नहीं करना है, संबंधित विभाग को भेजना है और वो विभाग उसको सुनिश्चित करे, तो उसमें लेट लतीफ़ होती है जी। लेकिन कोई इस तरह की बातें कि प्रोसीडिंग में हमारी बात नहीं आती, जो प्रोसीडिंग में बात आने की नहीं है, तो सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं प्रोसीडिंग में, नियम संगत बातें आ सकती हैं। तो सबसे पहले जिला परिषद के हाउस में बहुत ही सिस्टम से बात रखनी होगी। होता क्या है कि सभी लोग एक साथ 5-5 लोग बोलने लगते हैं जी। बहुत सारे माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण बातों को भी लाते हैं। कुछ लोग जो हैं उनका अपना छोटा छोटा इशू होता है जिसको उस हाउस में प्लेस करते हैं, वो प्रोसीडिंग का पार्ट हर छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो सकता। तो ये तकनीकी चीज़ों को भी समझना होगा जी। एक आरोप ये भी लग रहा है कि मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, क्या इसको कैसे देखते हैं आप? क्या भ्रष्टाचार हो रहा है क्षेत्र में? ऐसा है कि जो आरोप माननीय सदस्यों ने लगाया है, बड़ी अफसोस की बात है कि उस पार्टिकुलर उस स्कीम का जहां उन्होंने भ्रष्टाचार देखा, उससे रिलेटेड अगर उन्होंने पत्राचार किया है मुझे और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर वो बात करें। किसी भी मामले में आरोप लगा देना, मौखिक बोल देना, उससे समाधान नहीं है। जहां अनियमितता पाए हैं उसके लिए वो लिखित अगर दिए हैं तो फिर उनका कहना ठीक है, लेकिन यूँ ही बोल देना
तो सारी चीज़ें एक अध्यक्ष के अधीन नहीं होती हैं कि हम पूरे हर जगह दौड़ दौड़ के पता करते रहें जी। लेकिन अगर स्पेसिफिक उदाहरण के साथ दिया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई भी है। आवास के मामले में अनियमितता बरता था, हमारे माननीय सदस्यों ने उदाहरण के साथ उस विषय को लाया था और वो उस पर कार्रवाई हुई, वो सेवा मुक्त हुए उसके सहायक वगैरह। तो उदाहरण के साथ आने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। मनरेगा में उन्होंने ये भी कहा कि पूरे बिहार में मनरेगा योजना पे खूब अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन अररिया में काम नहीं मिल पा रहा है। खास करके आपके पार्षदों की बात करें तो वो इससे भी नाराज़ हैं। देखिए, जिला परिषद का जो प्लान होना है या उसके द्वारा जो क्रियान्वयन होना है, ये 2007 ही से नहीं हो रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। इसके लिए डिमांड रहा है सभी बिहार के सभी अध्यक्ष का, पार्षदों का, कि जिला परिषद के द्वारा भी मनरेगा योजना का उनके अनुशंसा भी क्रियान्वयन हो। इस विषय में विभाग से भी चिट्ठी आई है और आप जानते हैं जब वो विषय मेरे यहाँ था ही नहीं 2007 से, तो फिर इसको हम लोग कर नहीं सकते थे। लेकिन विभाग से इस संबंध में निर्देश हुआ है और ये काम भी किया जाएगा निकट भविष्य में, क्योंकि जब विभाग का निर्देश है तो उसका अनुपालन तो सुनिश्चित होना ही होना है। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में मात्र 3 जिले नहीं हैं, बिहार में और से जिले हैं, तो और जिलों में क्यों नहीं शुरू हुआ? चूँकि नई व्यवस्था है, पार्षदों या के अनुशंसा पर या जिला परिषद द्वारा 2007 ही से कोई मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हुआ करता था, वो सब नहीं होता है। अब नई चीज़ें हैं, विलम्ब लेकिन ज़रूर हो रहा है। जब निर्देश हुआ है तो इसकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हम सहमत हैं इन पार्षदों की बात से, लेकिन ये कहना कि अररिया में नहीं हो रहा है, तो जैसा जिन लोगों ने रखा आपको 2-3 जिलों में, तो और बिहार के सभी जिलों में क्यों नहीं, ये भी समझना चाहिए उन्हें। चूँकि नई चीज़ों का निर्देश हुआ है जिला परिषद के लिए, तो उसकी तकनीकी पहलू है, उसका MIS वगैरह एंट्री और भी चीज़ें हैं, तो ये सारी प्रक्रिया होनी है। इस संबंध में हमने जिला पदाधिकारी महोदया को भी लिख कर दिया है। DDC साहब से भी मिलकर DDC साहब से भी अपने ऑफिशियल मीटिंग में कई राउंड कहा कि इसको जितनी जल्दी हो इसका क्रियान्वयन करवाइए। उन्होंने बोला भी है कि नहीं, इसको हम इस दिशा में ये करते हैं। लेकिन ये कहना आखिर बिहार के अन्य जिलों में क्यों नहीं हुआ, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। जो कुछ पार्षदगण हैं जिनको ये है कि यहाँ नहीं हुआ, उनको इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। कोई तो परिस्थिति होगी जी। जो बिहार में खाली 3 जगह हुआ नहीं, बल्कि 3 जगह प्रोसेस हुआ है। ठीक है, 3 जगह प्रोसेस हुआ, अररिया में भी प्रोसेस की दिशा में है और जल्दी इसका प्रोसेस डन हो जाए, इसके लिए DDC साहब को हमने बैठक में और फिर वो हमारे कार्यालय कक्ष में आए थे, उनको इस संबंध में हम कह चुके हैं। जी। एक बात ये भी आई सामने कि कमेटियां जो बनाई गई है जिला परिषद की, उसमें जो उस कमेटी को हाईजैक करने की कोशिश होती है। देखिए, कमेटी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सबका अपना काम और अधिकार है। आप जानते हैं मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, तो ये मंत्री की जिम्मेदारी होती है विशेष तौर पे कि अपने उस डिपार्टमेंट को देखे। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट को एक टाइम में ही मुख्यमंत्री नहीं देख सकते, समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन तब तो एक मुख्यमंत्री होता, मंत्रिमंडल की ज़रूरत नहीं होती, फिर तो एक अध्यक्ष होता और कमेटी की आवश्यकता ही नहीं होती। हर चीज़ों को एक व्यक्ति देखिए संभव नहीं है, इसलिए उप कमेटियाँ बनाई जाती हैं और उप कमेटियाँ बन चुकी हैं। कई बैठकें भी उन लोगों ने की है और उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, ये उन कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। और कोई व्यक्ति किसी कमेटी को क्यों नहीं चाहेगा कि वो प्रॉपर वर्क करे। ये सब जब इस तरह की बात जो है ना,
सपोज बाई दी भी एक जगह मुझे आपत्ति मिली है एक पार्षद से कि बैठक उनके सचिव या जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन्होंने नहीं बुलाई है जी। उस विषय पर हमने लिखा है। बाकी अन्य कमेटी के लोगों ने तो बैठकें की हैं कई, और कमेटी को सशक्त बनाना उनकी जिम्मेदारी है। मेरे से जहाँ सहयोग लेना है वो लें, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए टाइम लगाना होगा, उसके लिए बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, गंभीर होना पड़ेगा उसको मजबूत करने के लिए। जो काम उस कमेटी के अधीन है उसको निर्वहन करना उनकी जिम्मेदारी है। उसको मजबूती से निर्वहन करें, जहाँ हमारी आवश्यकता है वहाँ हम निश्चित रूप से उस कमेटी के साथ हैं। एक बात ये भी सामने आई कि जो हटिया का डाक होता है वो मार्च में कंप्लीट हो जाना था, अभी तक डाक नहीं हुआ है। इसमें तो सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसे सरकार को आने थे लाखों रुपए, नुकसान हो रहा है। क्यों लेट हो रहा है इसमें? कि जो डाक हुआ, डाक लिया गया और कई डाक हुई भी हैं। कुछ जगह जो छूट गई, डाक करता नहीं आए डाक लेने वाले, तो उसमें प्रक्रिया हुई। बीच में हमारे एडीएम का ट्रांसफ़र अलग हट गए, फिर डीडीसी आए। तो आप जानते हैं आज के समय में एक प्रक्रिया है, उसमें सिग्नेचर जाना होता है। वो सब तकनीकी कामों को दूर किया जा रहा था। जो ही एडीएम बदले पर डीडीसी साहब आए तो कुछ तकनीकी चीज़ है जो करना पड़ता है, डिपार्टमेंट में उनका सिग्नेचर जाता है, ये सब प्रक्रिया हो रहा सवाल कि डाक में न आए इसलिए विलम्ब हुआ, ठीक है, और वो प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। तो डाक होगा? नहीं, प्रोसेस में है। जहाँ डाक नहीं होता है तो वहाँ पे जो है ना डिपार्टमेंट को या पंचायत ब्लॉक को भेज दिया जाता है, उस प्रोसेस में है फाइल। ठीक सर, ये भी कहना था कि 22 तारीख को, जैसे कि उन्होंने बताया कि जिला परिषद कार्यालय में वो लोग धरना पे बैठेंगे इन्हीं सब मांगों को लेकर के, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कुछ दिनों पहले कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे समक्ष कुछ बिंदु दिए थे। इस सभी बिंदुओं पर हमने संबंधित पदाधिकारी को लिखा है, और जो हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको भी लिखा गया था। उन्होंने उससे रिलेटेड मामले जो अन्य डिपार्टमेंट को भेजने थे उन्होंने भेज दी है, और कुछ का अनुपालन भी हो चुका है जो बिंदु उन्होंने उठाया था जी, और कुछ का प्रोसेस में है। तो कोई भी आमरण अनशन वगैरह जो है उसको दूसरे तरह से नहीं करना चाहिए। आपने जब विषय को रखा है, आप समय बाउंड करके काम नहीं कर सकते। 5 दिन 10 दिन आगे पीछे होता है, इसलिए आमरण अनशन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है कि उसके इम्प्लीमेंट के दिशा में वो अपना एक्टिव रहें। वो उसको बिंदुवार मुझसे भी लिख के मांग सकते हैं कि आपने क्या किया, जो पॉइंट से हमने रेस किए थे जी। सभी बिंदुओं पर हमने प्रोसेस कर दिया है। और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो टैग है हमारे साथ, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अररिया के डीडीसी, उन्होंने भी उस दिशा में कार्रवाई के लिए अपना प्रोसेस कर दिया है। तो इसका वेट करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके प्रोसेस में टाइम लगेगा, वो समय बाउंड करके नहीं होगा। वो तकनीक चीज़ है, MISMT है, बहुत सारी चीज़ें हैं मनरेगा में। तो वो तकनीकी चीज़ें हैं, वो समय बाउंड पर नहीं होगा। उसके लिए सेटअप करना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया है, मज़दूरों को उसका पेमेंट भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया में तो टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन अन्य जो बिंदु उन्होंने लाया है, इस मतलब हम समझते हैं कि कई चीज़ों पर कार्रवाई हो गई है इनके बिंदुओं पर, और कुछ बिंदुएं कन्फ्यूज़न की भी होती है। तो बेहतर होता कि वो अपना डीडीसी से मिलकर अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें। उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो एक टीम जाके वहाँ प्रधान सचिव पंचायती राज से जाके मिले, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो बात रखी है ना, इन बातों को मैंने न सिर्फ यहाँ, ये तो आज रख रहे हैं ना, जिन बिंदु को ये रेस कर रहे हैं, मैं बिहार, ये सिर्फ इस हाउस में नहीं बल्कि राज्य स्तर के पदाधिकारियों के समक्ष, माननीय मंत्री के समक्ष भी हम लोगों ने रख डाली है। क्या दिक्कतें हैं, डीडीसी साहब चूँकि दूसरे जगह व्यस्त होते हैं तो कम समय मिल पाता है, या एडीएम ही साहब थे तो वो उनका अपना जिम्मेदारी था जी। तो ये लोग उसी जिम्मेदारी में, हमारी भी जिम्मेदारी जो जिला परिषद की है उसकी निर्वहन,
लेकिन एक स्वतंत्र अफसर भविष्य में दें तो और ज़्यादा समय वो दे पाएंगे तो बेहतर ज़्यादा काम हो पाएगा, जिला परिषद ज़्यादा सशक्त हो पाएगा अगर परमानेंट एक ऑफिसर हो। दूसरी तरफ उन लोगों ने मनरेगा की जो बात की है, मैंने राज्य स्तर के हाई लेवल के बैठक में इन चीज़ों को रखा है कि जिला परिषद के अनुशंसा या जिला परिषद को एजेंसी बनाया जाए, इसमें विलम्ब हो रहा है। तो इनकी जो बातें आ रही हैं इनको हर लेवल पर मैं पहले रख चुका हूँ। मेरे और कई चीज़ें ऐसी हैं अनुपालन की, जैसे बात की गई तो अनुपालन के विषय में सैकड़ों मेरे पास जो पत्राचार किया है। अगर किसी मेंबर को कन्फ्यूज़न है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन से ले लें कि अनुपालन को मजबूत करने के लिए मैंने कितने पत्राचार किए। सर, आपने कहा कि मैंने सारे जितने भी विषय हैं सारे विषयों को हमने मंत्री के समक्ष रख दिया है। आपके जो सदस्य हैं क्या उनको ये बात का जानकारी नहीं है कि आपने आगे इस बात को पहुंचा दिया है? नहीं, हमारे सदस्य जानकारी हैं। हम जब बैठक किए हैं, जब हाई लेवल के बैठक में मनरेगा से ही रिलेटेड मैंने बात रखी है, ये सभी माननीय सदस्य इससे लगभग अवगत हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका जो है जिला परिषद। फिर क्यों आप पे दबाव बना रहे हैं? देखिए, तकनीकी चीज़ समझना होगा। कोई अकेला व्यक्ति सारी काम को कर देता, अगर अध्यक्ष ही को सारी शक्ति समाहित कर दी जाती कि डीडीसी का भी काम वही करें, पर सरकारी पत्र का जो है राज्य स्तर से उन्हीं को निकालना है, तो फिर क्या कहना था, मैं एक दिन में सारे प्रोसेस को कर देता। लेकिन सभी प्रोसेस की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। हमारे दबाव से कुछ नहीं होता जी, दबाव से काम नहीं होता है, नियम और कानून के तहत काम होता है। ठीक है। हाँ, निश्चित रूप से जब निर्देश राज्य सरकार ने और विभाग ने निकाल दिया है तो जिला स्तर के पदाधिकारी को जितना अविलंब हो उसको सुनिश्चित करने की दिशा में काम करनी चाहिए। ये एक आरोप ये भी लगा सर कि जो भी जिला परिषद को फंड आवंटन हुआ है उसकी जानकारी मेंबरों को नहीं दी जाती है, वो जानकारी आप तक ही सीमित रह जाती है, उनको कुछ पता ही नहीं है इस मामले को। इस पे कैसे क्या कहें? बहुत अफसोस की बात है। आज के ज़माने में जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनको पता चल जाता है किस डिपार्टमेंट को क्या फंड मिला, और बड़ा आश्चर्य का विषय है जो जगजाहिर चीज़ है इन्हें पता नहीं है। इन्होंने कोशिश नहीं की होगी, कुछ अलग सी बातें हैं तो इस बात को भी प्लेस कर देना है। कोई इसमें फंड का न पता होने का प्रश्न नहीं उठता है। वो जानकारी ले लें, अगर उनको तब भी लगता है कि ये सही जानकारी नहीं मिल रही है तो फिर वैसे में राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा दें। आजकल तो सिंपल लोग जो है, पढ़े लिखे लोग तुरंत जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और ये तो जो बातें बोल रहे हैं ना, पता नहीं चलता है। अब तो ये पूरा पोर्टल पर दिखता है जी, इसलिए वो पोर्टल पर देख लें, वो जानकारी लेना चाहें। लेकिन देखिए, सरकारी संचिकाओं का एक तरीक़ा है, हर वो मेंबर या उसका प्रतिनिधि तो जिला परिषद में होता नहीं है जी। आप जाइएगा और सब फाइल का अवलोकन करना चाहिएगा, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है जी। एक सिस्टम होता है काम का, ठीक है। लेकिन जहाँ तक जानकारी की बात है, मेरे माननीय सदस्य किसी को कन्फ्यूज़न है तो वो आज भी आराम से जाएं और जाके डीडीसी साहब से संपर्क करें। कोई कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगा। लगता हो कि नहीं उन्होंने भी सही नहीं बताई है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से पूछ लें कि जब जो हम वो चुने गए ये 22-23 नहीं 21-22 कितने फंड आवंटित किए गए। फंड को तो रखना है नहीं, फंड दिया जाता है विकास के लिए और जिसकी चिंता हमें है, तो फिर इसमें छुपाने और जानकारी की बात क्या लेनी है। कोई छिपाने की बात नहीं है, ये सब खुली चीज़ें हैं। ये तो पोर्टल पर दिखती है, पूरा बिहार देखता है, मैं देखता हूँ, अन्य लोग देखते हैं कि बिहार के अन्य जिलों में विकास का क्या पहुँचा। अब तो पूरी पारदर्शिता आ गई है, इसलिए ये सब बेतुकी बातें हैं, पता नहीं चलता है। बड़ा अफसोस है ये चुनकर आए हुए प्रतिनिधि ये बोले पता नहीं चलेगा। अरे ये नॉर्मल प्रक्रिया है, उनको पता कर लेना चाहिए।
और सारी चीज़ें खुली रहती है, ओपन है। सर ये भी कहा जाता है कि जैसे एक जिला परिषद सदस्य होते हैं उसके अंदर 5, 6, 7, 8 पंचायत तक होता है, लेकिन उनको जो भी पंचायती राज को फंड आता है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आया तो 10% उसका हिस्सेदारी होता है। तो 6 पंचायत या 7 पंचायत जितने पंचायत से भी वो चुन के आए हैं, वो 6-7 पंचायत मिला के 10% होता है या फिर सबका 10-10% अलग अलग है उनका? ये उनको समझ में नहीं आ रही। जिला परिषद में जैसे ब्लॉक में पंचायत समिति में एक राशि अलाउट कर दी जाती है, जिला परिषद को एक राशि अलाउट कर दी जाती है, पंचायत वार नहीं अलाउट की जाती है। ये पंचायतों में पंचायत वार अलाउट की जाती है। और माननीय सदस्यगण अपना जो सुझाव दे के प्लान तैयार करते हैं। कोई व्यक्ति एक ही पंचायत में अगर 4 प्लान दे दे तो ये उनके विवेक पर है। कोई व्यक्ति हर पंचायत में एक एक प्लान अगर दे रहा है, आपको तो सीमित साधन है तो उसी हिसाब से करनी है। पंचायत वार अलॉटमेंट जिला परिषद को नहीं होता, जिला परिषद को अलॉटमेंट होता है और वो उसको विभिन्न ब्लॉक में, उसको विभिन्न क्षेत्रों में उसको भेजी जाती है। तो ये उनके विवेक पर है कि वो अपना प्लान में हर पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करें। ऐसा भी होता है कि कई लोग जो है एक पंचायतों में ज़्यादा देते हैं, दूसरे में कम देते हैं। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये तो उनके विवेक पर है और वो करते भी हैं। उन्हीं के सुझाव पर बुकलेट में प्लान डाला जाता है। कोई ये डीडीसी साहब और अध्यक्ष के सुझाव पर प्लान नहीं आता, ये माननीय सदस्यगण के सुझाव पर जिला परिषद के हाउस में प्लान को पारित किया जाता है। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। सर मेरा ये कहना था कि जैसे 2 साल आप लोग 2 साल पहले जीत के, लगभग 2 साल होने वाले हैं और सभी पार्षद ये कह रहे हैं कि हमें 2 योजना मिला है जिस पे हमने काम किया है। आने वाले टाइम में हम विकास नहीं करेंगे तो लोगों के पास किस मुंह से हम जाएंगे फिर से वोट मांगने के लिए? यहाँ तक प्रश्न है कि मेंबरों ने बोला कि मेरे अनुसंधान पर 2 काम हुए। 4 ऐसे भी मामले हुए जो उनके 2 काम जिन्होंने ये बोला उनके क्षेत्र में ऐसी भी बात रही है कि उन्होंने जो अनुशंसा दी है तकनीकी रूप से नहीं होना था। तो ये सब बातें जो है ना अच्छी है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास पहुँचे। लेकिन मेरे यहाँ ये हुआ, मेरे वहाँ ये कहना कि 4 योजना हुई तो ये ठीक है। जिसका प्रक्रिया हुआ, आपने अनुशंसा दी, कहीं 5 भी हुआ, कहीं 4 भी हुआ। अब तकनीकी चीज़ों को समझना होगा, तकनीकी चीज़ों को बैठ के समझना चाहिए इनको कि क्या वजह है कि हमारी और भी माननीय सदस्य ने 4 अनुशंसा दी, हमने भी 4 दी, वहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 क्यों हुआ, 2 किस वजह से रुका। जब ये तकनीकी चीज़ों को जो पार्षद साहब जानना चाहें, समझना चाहें, उसको समझ लेंगे ना तो उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। यही तो सर, जैसे आपने कहा कि कोई 4 काम कर लिए, किसी के यहाँ तकनीकी खराबी की वजह से वो 2 काम ही किया है। उनका नज़रिया ये है देखने का, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जिनको आपने ज़्यादा काम दिया है, 4 या 6 जो भी काम दिया है, वो आपके ख़ास आदमी हैं। मैंने पहले भी ने कहा कि मैं निर्विरोध जीता और निर्विरोध में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग रहा। तो फिर मेरे ख़ास और आम की बात कहाँ रही? राजनीतिक लोग हैं हम होता है कि ये हमारे सपोर्टर हैं, ये हमारे विरोधी हैं। मैं बिल्कुल खुल के आपको बोल रहा हूँ। लेकिन जब निर्वाचन ही निर्विरोध हो गया तो सभी ने तो हमारा सहयोग किया, तो फिर इसमें ये ख़ास और ये इनका कन्फ्यूज़न है। इफ्तिखार आलम साहब फारबिसगंज से चुन के आते हैं, बड़ी मदद की थी अध्यक्ष के चुनाव में हमें। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इनके क्षेत्र में मात्र 1 काम संभव हो पाया है। अब ये बताइएगा क्या मैंने भेदभाव किया? तकनीकी वजह से नहीं है भाई। ये चीज़ें जो कुछ मेंबर सभी नहीं है कन्फ्यूजन। अगर 2-4 लोग कन्फ्यूजन में है तो मेरा उनसे अनुरोध होगा पहले सिस्टम को अच्छे से भीग लें, पंचायती राज को पढ़ लें, जो योजनाओं का जो प्रक्रिया है उसको देख लें, ऑफिस में बैठ के डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। सर इफ्तिखार जी के यहाँ हुआ, मैं नाम के साथ उदाहरण दे रहा हूँ। अब ये कहना कि हमने कोई भेदभाव किया है, ये सब टेक्निकल चीज़ होती है। उन्होंने भी उतनी ही अनुशंसा भेजी थी, उनके बुक में भी वही 4 प्लान थे, दूसरे के लिए भी प्लान थे।
लेकिन वहाँ तकनीकी वजह से अड़चन हो गई तो उनकी अनुशंसा पर एक काम क्रियान्वित हो सका। कहीं तकनीकी बाधा नहीं थी तो 4 तकनीकी चीज़ों को समझने के लिए मेरा निवेदन होगा कि तकनीकी चीज़ों का अध्ययन कर लें अच्छे से। जिन पार्षद को कन्फ्यूज़न, अधिकांश पार्षद कन्फ्यूज़न से मुक्त हैं जी, उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर 1-2 साथी को कोई कन्फ्यूज़न है तो उससे वो भी घोलें, ठीक है। दूसरा ये कि मेरा कोई भेदभाव है ऐसा कुछ नहीं है। भेदभाव करने की आवश्यकता कहाँ रह गई। जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर बैठ जाता है तो सभी के लिए होता है, और हम तो अध्यक्ष ऐसा बने जहाँ बिना विरोध के बने, सभी के सहयोग से बने, तो भेदभाव का ऐसा कोई प्रश्न नहीं। सर क्यों नहीं सारे पार्षदों को बुला करके बैठ करके आप मीटिंग कर लेते हैं, उनकी नाराज़गी दूर हो जाए? क्यों आज धरना पे बैठने की नौबत आ रही है? नहीं, ऐसा है ना कि हमारे डीडीसी साहब भी, जब उन्होंने जो बिंदु दिया था, हमारे डीडीसी साहब भी आए थे जिला परिषद कार्यालय। अब उनसे बैठ के डिस्कशन करना था, लेकिन हमारे सदस्य साथी एक वो चले गए तो बात नहीं हो पाई। चूँकि कन्फ्यूज़न को दूर बात से पेपर से किया जा सकता है तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होता है सरकारी रिकॉर्ड में, उसको हम दिखवाते हैं उनको। तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। हम जिला परिषद के जो साथी हैं, मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, मैं आम लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। उनको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है वो डिस्कस करना। मैंने तो एक साथी को कहा भी कि आपको अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आ जाइए, बैठ के डिस्कस कर लीजिए। दूसरा मेरा निवेदन होगा कि मैंने एक चीज़ आपको कहा कि ये तो आपने उनसे अलग बात की, उन्होंने ऐसा बोला, मैं उनके पीठ पीछे बोल रहा हूँ, आप स्टेटमेंट ले रहे हैं। बेहतर होगा कि एक साथ बैठाते और डिबेट करवा लेते तो सारी चीज़ और अच्छा हो जाता। आमरण अनशन से पहले उन लोगों से निवेदन होगा, जिनको, सभी को नहीं है, जो 2 साथी 3 साथी को आपत्ति है वो डिबेट कर ले मेरे साथ आप ही के चैनल पर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे सर। ठीक है, शुक्रिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अभी मेरी बात हुई जिला परिषद चेयरमैन पप्पू अजीम साहब से। मैंने इनसे कई सारे करवे सवाल भी किए और कई सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात आई थी उन पर भी हमने बात की। इन्होंने सारी बातों पर जानकारी दी, सारी बातों को मीडिया के समक्ष रखा, और जो साथी को तकलीफ़ है इनके द्वारा जो कहा जा रहा है वो हमसे आगे डिबेट कर लें। और कल जैसे धरना होने वाली है 22 तारीख को, उस पर भी हमारी चर्चा हुई। धरना देने से पहले ही आकर के बैठ जाएं और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहां पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहां पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहां उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में, अररिया। मोबाइल नंबर 9506092760 और 06453350035।